जैसा कि आप जान रहे हैं, पीजीटी का फॉर्म भी अब भराने लगेगा, तो अब सीरियस हो जाना जरूरी है। आज की क्लास में हम लोग चिंतामणि भाग 1 का सेकेंड लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोगों का जो है एक आध चैप्टर और इस किताब में बचेगा, और फिर इसको हम लोग पूरे निबंध को खत्म कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है, मैं कहता हूं कि साहित्य 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 का जो चरम है, हम मानते हैं कि साहित्य का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, या किसी भी साहित्य का कितना विकास हुआ है, तो जब तक कि उसमें गद्य की रचना नहीं होने लगती है ना, जब गद्य की रचना होने लगती है, सुंदर सुंदर गद्यों की रचना होने लगती है, तो मानते हैं कि साहित्य का विकास का चरम है, वो प्रकाशता पे है। लेकिन उस गद्य में भी निबंधों की रचना होने लगती है, तो माना जाता है कि साहित्य और भी समृद्ध हो गया है। और निबंध में से भी ये रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध जिस कैटेगरी का है, यदि वैसे निबंधों की रचना होने लगे, तो मानिए कि साहित्य वाकई में भरा पूरा है। नहीं समझे बात? समझे? साहित्य में कोई साहित्य को श्रेष्ठ कैसे मानिएगा? जब गद्य की रचना होने लगेगी। गद्य पद मतलब कि कविता नहीं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, उसमें निबंध को ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। और निबंधों में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को आप अच्छे से यदि समझ लेते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ, आज की क्लास में हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं, और जो हम लोग निबंध पढ़ रहे थे लोभ और प्रीति, उसको हम लोग लगभग पढ़ ही चुके थे। उसका हम कायदे से सारांश तो बता ही दिए थे। उसका कुछ एक एक लाइन डिटेल करा रहे थे, जिसमें अब वो लोभ प्रीति को फिर से पढ़ाने का नहीं इच्छा कर रहा है। मतलब कि एक ही चीज को बहुत देर तक जो है ना। तो अब लोभ प्रीति आपको हम होमवर्क देते हैं कि जो बचा हुआ है उसको हम आज पीडीएफ डाल देंगे, और उसको आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, और फिर नहीं समझ में आएगा तब फिर हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक बात है? तो थोड़ा सा अपने से भी आपको मेहनत करना है। आज के निबंध में हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में कि कविता क्या है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कविता क्या है। हेडिंग है आज का, कविता क्या है। कविता कविता क्या है। नहीं दिख रहा है? कविता क्या है? ठीक है, अब दिखेगा कुछ। कविता क्या है। तो आज का हेडिंग है हम लोगों का, आज का हम लोगों का निबंध है कि कविता क्या है। निबंध में कविता पढ़ना है, कविता के बारे में पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाने का प्रयास किए हैं। कविता में देखो, यदि आज तक आप इस चैप्टर को या इस निबंध को आप जरा सा भी टच नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो पहले तो कमेंट करिए सारे लोग। आवाज आ रही है हमारी? विद्यार्थीगण कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज ठीक ठाक है। मूल बिंदु पर आने से पहले एक बार आप हमको बता दीजिएगा कि आवाज ठीक है। हाँ, सब ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अभी बात हो रही कविता क्या है, और ये निबंध है। थोड़ा अजीब सा निबंध है, लेकिन बड़ा शानदार और सटीक और बड़ा सीधा साधा। इसका मतलब ये है कि हम इंसान हैं, तो इंसान की जिंदगी में
कविता का बड़ा महत्व है। अच्छा, जिस समय रामचंद्र शुक्ल ये निबंध की रचना कर रहे होंगे, उस समय बॉलीवुड हॉलीवुड की बात नहीं हो रही थी। आदमी मन बहलाने के लिए, अभी आप मन बहलाने के लिए क्या करते हैं? टिकटॉक देख लेते हैं, फेसबुक चला लेते होंगे, व्हाट्सएप से किसी से चैट कर लेते होंगे, वीडियो कॉल कर लेते होंगे, फिल्म देख लेते होंगे मोबाइल या टीवी में, समाचार सुन लेते होंगे। लेकिन उस समय कविता का बड़ा महत्व तो आज भी है। कविता सुनने वाले लोगों के अंदर ऐसा रस है कविता के प्रति कि वो एक अजब गजब भाव है। तो आज की क्लास में जो हम लोग एकदम पढ़ने वाले, साफ सुथरा, आप समझिए, कोई लाट लपेट नहीं। आज की क्लास में आप ये पढ़ने वाले हैं कि कविता कैसे इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, कविता का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है, कितना है और कैसा है। कविता को यदि थोड़ा सा उसको अपभ्रंशित करें, थोड़ा बदले, तो उसको आप गाना या गीत से भी जोड़ सकते हैं। तो गाना या गीत का हमारी जिंदगी में महत्व है कि नहीं? बहुत है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि आप प्रकृति की यदि आप सुंदरता का गुणगान करना चाहते हैं, झील, झरना, जंगल, है ना, या फिर कोई भाव है, आपका कोई अनुराग है, आप अपने क्रोध का, अपनी ईर्ष्या का, अपने प्रेम, दया, अनुभव, अनुराग, वात्सल्य, इन सभी चीजों का जो आप अनुभव जो शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग जो आप शेयर करते हैं, अपने 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 मनोभाव या मनोविकारों को जो आप एक्सप्रेस करते हैं, तो कविता के माध्यम से ना भाई। कविता तो जरूरी है ना। मेरी दादी लगभग 100 साल की है। मेरे दादाजी बहुत पहले गुजर गए। मेरी दादी, मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, एग्जाम्पल। तो कभी कभी उसको, जब उसके क्या है कि उसकी ना भाषा किसी को समझ में आती है ना, उसको ना सुनाता है बढ़िया से। अब चूंकि एज उसका हो गया है कि ज्ञान इंद्रियां काम अच्छे से नहीं करती हैं, तो उसके पास कोई बैठ करके बात करना पसंद उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सुनाई भी नहीं करेगा। तो आप फिर बैठ करके ऐसे ऐसी आपको जो है सो उसको ठगना होगा, है ना, नहीं तो बहुत जोर जोर से चिल्लाना होगा। तो कई बार मैं देखता हूं कि वो कुछ कुछ गाती है। आपके भी घर में यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो कोई कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ वो बड़बड़ाते हैं, कोई गीत शुरू वो कर सकता है या कर सकती है। वो क्या है? विभिन्न प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है कविता। बहुत साधारण सी बात है। कविता निहायत जरूरी चीज है। लास्ट में, इस निबंध के लास्ट में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता की आवश्यकता क्यों है, या कविता का महत्व क्यों है। तो कविता की आवश्यकता को बताते हुए सबसे लास्ट में, अंतिम में, इस निबंध के लास्ट में वो कहते हैं कि इंसान जब से, आदिकाल से, अनादिकाल से, इंसान जब से सभ्यता धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं कविता उसकी जिंदगी में थी। कहा कि वो इंसान के जिंदगी, चाहे इतिहास हो चाहे ना हो, विज्ञान हो चाहे ना हो, दर्शन हो चाहे ना हो, लेकिन कविता जरूर है। प्राचीन का अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कविता की आवश्यकता पड़ती है। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? तो इस चैप्टर में कविता क्या है इसके बारे में समझेंगे। कविता को उन्होंने मनोरंजन से जोड़ दिया है, कविता को उन्होंने सौंदर्य से जोड़ दिया है, कविता को उन्होंने विभिन्न प्रकार के पहलुओं से जोड़ करके समझाने का प्रयास किया है। कविता बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई।
आप कभी कभी देखते होंगे कवियों का जो सम्मेलन होता है उसमें, और रामचंद्र शुक्ल ही पीछे वाले निबंध में उन्होंने कहा है कि जो काम आप करके किसी को नहीं सिद्ध करा सकते हैं, वो चीज जो आप कहते हैं बड़ा भाव में, वो उससे ज्यादा खतरनाक होता है या ज्यादा इफेक्टिव होता है। कोई चीज सुंदर हो, जितनी कभी कभार क्या होता है कि कोई हमारी एक वस्तु है और वो जितनी सुंदर नहीं है उतनी सुंदर हम अपने जुबान से उसको उतना उसकी सुंदरता का इस ढंग से बखान करेंगे कि आप मुग्ध हो जाएंगे, आप लुब्ध हो जाएंगे, उस पर आप लोभित हो जाएंगे। देख के आप लोभित नहीं होंगे। यदि प्रशंसा करने वाले लोग, यदि उसकी प्रशंसा करने की क्षमता या शक्ति इतनी अद्भुत और आनंददायक हो, तो शब्दों में ये बाण होता है। कई बार होता है ना कि आप गोली के मार से नहीं मरते हैं, लेकिन बोली के मार से मर जाते हैं। फिर से सुनिएगा, आप गोली के मार से नहीं मरते हैं, लेकिन बोली के मार से मर जाते हैं। कई बार आप किसी की गोली बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन कोई आपको बहुत बुरा भला कह देता है, विशेष करके आपका सगा संबंधी, तो आप जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि मर जाते। कई बार लोग तो मर भी जाते हैं। तो ये सिर्फ छोटी सी बात, और फिर होता है कि क्या बात हुआ था, वो कैसे मर गया, तो बस यही तो कहे थे कि बस ये छोटी सी बात कहते, बस पता नहीं। ये दुख का विषय है, उसके उसके हृदय में जो छेद किया। तो ये सर बात है कविता का। कविता मैंने मजाक नहीं, कविता का मतलब कि हृदय में छेद कर सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि कविता का उन्होंने कहा कि इंसान जब ऐतिहासिक नहीं था, जब दार्शनिक नहीं था, जब वैज्ञानिक नहीं था, तब भी वो कविता लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानता था। कविता उसकी जिंदगी में बहुत ही महत्व है। ये अंतिम स्लाइड में कहते हो, सबसे लास्ट में, इस निबंध के सबसे अंत में वो बताते हैं कि कविता हाँ क्यों महत्व है और कितना महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग कविता के विभिन्न प्रकार के कविता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और बड़ा विशद में रामचंद्र शुक्ल तो ऐसा फेंटे हैं, मतलब कि आप उसको अंदर जाते जाइए, समझते जाइए, आपको आनंद आते जाएगा। वो तो बहुत अद्भुत आदमी, रामचंद्र शुक्ल बहुत अद्भुत कलाकार है ना। निबंध सर्वोत्कृष्ट रचना होती है किसी भी गद्य का, और गद्य जो है वो किसी भी साहित्य की सबसे सर्वोत्कृष्ट विधा है, सर्वोत्कृष्ट विधा है गद्य। गद्य में कहानी, उपन्यास, तमाम प्रकार की चीज। बात समझने की नहीं समझ रहे हैं। तो उस प्रकार से अब आज की यदि क्लास में आप देखेंगे तो मैं बताऊं कि हम लोगों को क्या क्या वो पढ़ाएंगे, मतलब कि जो क्या क्या पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ेगा इस निबंध में, कविता क्या है में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, चूंकि है भैया लंबा चौड़ा ना, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कविता मोटा मोटी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोटा मोटी पहला पहला जो हम बात करने वाले हैं, पूरा पूरा समझिए, चूंकि इसमें होना क्या है, चूंकि है निबंध और निबंध में कविता है। हम लोग रामचंद्र शुक्ल का निबंध पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कविता क्या है। तो इसमें कविता क्या है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि सभ्यता का, दूसरा इन्होंने कहा है स्लाइड में कि सभ्यता का आवरण, आवरण आवरण सभ्यता का आवरण और कविता। इन्होंने हम जो सभ्य हुए हैं धीरे धीरे, तो उन्होंने बताया है, ये दूसरे शुरुआत में तो ये बताएंगे कि कविता क्या, हम मोटा मोटी बता दे रहे पूरा कविता में कि क्या पढ़ना है हम लोगों को, बात समझने का प्रयास करिएगा। तो शुरू में इन्होंने बताया कि कविता क्या है। दूसरे में ये बताएंगे कि कविता जो है वो सभ्यता का
कैसे हमारी जो सभ्यता फली फूली है, हम जैसे धीरे धीरे विकसित होते चले गए हैं, तो उसमें जो कविता है वो कैसे जटिल होते गई है, या कविता जो है वो कैसे कह सकते हैं कि कविता जो है वो कैसे अलग उसका स्वरूप बदलते चला गया है। पहले कविताएं बहुत ही सरल और अस्पष्ट हुआ करती थी, क्योंकि हम लोगों का, और वो जोड़ेंगे बाद में वो कहेंगे इसी इसी स्लाइड में सभ्यता का आवरण और कविता में वो कनेक्ट कराने का प्रयास कराएंगे कि इंसान जो होता है, जैसे वो कहते हैं ये उदाहरण दे करके, इसमें शुरुआत में तो बताएंगे कि कविता क्या है, वो हम अभी बता रहे हैं, अभी जस्ट तुरंत बता रहे हैं कि कविता क्या है, डिटेल में बताएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि सभ्यता का आवरण और कविता, इसमें क्या हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें ये कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान सभ्य होते गया है, वैसे वैसे कविता की रचना भी थोड़ी सी जटिल होते गई है, और कविता का स्वरूप बदलते गया है, वो परिष्कृत होते गया है, परिमार्जित होते गया है। कैसे? कहा कि कविता का संबंध मनोभाव से होता है। कविता कोई लिखता है तो प्रकृति की गोद में बैठ गया है और झील झरनों को देख रहा है, कल कल करती हुई आवाज चिड़ियों को देख रहा है, और उस प्रकार के प्रकृति के सौंदर्य को अपने अपनी 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 लेखनी के माध्यम से समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो जैसे जैसे अब हम हमारे भाव, अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि शुरुआत में जैसे एक भाव था, एक मनोविकार था, या एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से मूल प्रवृत्ति थी। आप मूल प्रवृत्ति समझते होंगे, आपको बीएड में मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति 14 को आपको पता होगा। तो जो मूल प्रवृत्ति हमारी होती है, जैसे भय एक मूल प्रवृत्ति है, भय एक मूल प्रवृत्ति है। तो उन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि शुरुआत में जब इंसान बहुत ही ज्यादा तिकड़मबाज नहीं हुआ था, सिर्फ आदिम जमाने में जब आदि मानव का जिंदगी जी रहा था, तो उसका काम था कि कंद मूल फल तोड़ना, जानवरों का शिकार करना, खाना, और अपने बच्चों की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना, बस इतना ही था। बाद में आज के डेट में भय हमको आपको सिर्फ इतना ही होता है कि कंद मूल फल तोड़ के खा लिए और अपनी और अपने बच्चों की रक्षा कर, बस यही भय है। भय तो अजीबोजीब चीज से होता है। कैसे? जैसे जैसे सभ्य होते गए, भय का स्वरूप बदलते गया और भय का जो लेवल है वो बदलते गया। कैसे सर? आप कभी इस बात से डरे हैं, आपको कोई कह दिया कि तुम्हारे सर्टिफिकेट में नाम में जो अक्षर है वो जो ना एस एच के जगह पर एस है खाली, और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है और अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, तो सर्टिफिकेट में नाम का एक स्पेलिंग की वजह से उसको 2 रात से नींद नहीं आ रही है। वो सर को फोन किया कि सर इसकी वजह से हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। भय का लेवल देखिए सर, भय का लेवल और भय का स्तर देखिए। क्या आदि मानव को इस प्रकार का भय होता होगा उसके सर्टिफिकेट के नाम में स्पेलिंग में अंतर की वजह से? नहीं, क्योंकि हम सभ्य होते गए, हम सिविलाइज होते गए, हम धीरे 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 जो आगे बढ़े हैं उसमें भय का प्रारूप हम लोगों ने बदल लिया अपने लिए। अब कोई साधु सन्यासी है, संत है, उसके सर्टिफिकेट में नाम चेंज से तो उसको भय नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को होगा, और अधिकांश लोगों को होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को नौकरी चाहिए। हो सकता है ऐसा। एक अनपढ़ बुजुर्ग माता पिता को भी सर्टिफिकेट के नाम वाले पे भय हो सकता है, नाम में परिवर्तन उसको अपने वजह से नहीं होगा, लेकिन यदि कोई बेटा बेटी है और उसकी बेटी का नाम सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अनपढ़ है महिला, तब भी उसको एक भय होगा कि पता नहीं हमारी बेटी का अब लाइफ क्या होगा। देखिए, तो भय का कैसे फॉर्मेट बदल गया, पूरा पूरी बदला कि नहीं बदला?
अब हम लोगों के लिए भय, क्रोध, हम लोग अलग अलग चीजों को लेकर के अब क्रोध करते हैं आज के डेट में। अब आज के 20 साल पहले जिस चीज के लिए हम लोग ईर्ष्या नहीं करते थे, सोचते नहीं थे, वो आज आज के डेट में लोग ईर्ष्या उस पहलू को लेकर के करते हैं। एक ने कहा कि क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सभी लोगों को आवाज आवाज की बात कहिएगा, आवाज सबको सही है कि दिक्कत आ रही है, एक बार बताइएगा, कमेंट करिएगा। आवाज में क्या समस्या है, किसी को दिक्कत तो नहीं है विद्यार्थीगण? सही है, नगमा कह रही है सही है, बाकी लोग बोलेंगे। नगीना हाँ बोली थी सही है, सोनी सब सही है। तो आपको जिसको दिक्कत हो रही है उन्हीं को समस्या होगी, फिर उनके उनके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, हमारे यहाँ सही है, मेरे तरफ से सब सही है सर। बात समझो, जिस लेवल का मैं बता रहा हूं और आराम से उदाहरण के माध्यम से मैं बता रहा हूं, बात समझने का प्रयास करिए। ठीक बात है, हम टॉपिक पे आ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे भाव, जब हमारे मूल प्रवृत्ति में बदलाव आ गया, मूल प्रवृत्ति वही है लेकिन उसका प्रारूप बदल चुका है। भय का कारण पहले दूसरा होता था, अब कारण अब दूसरा हो गया। तो उस प्रकार से कविताएं जो रची जा रही हैं आज के डेट में, वो कविताओं का स्वरूप भी हमारे हमारे भावों के अनुसार बदलता जा रहा है। नहीं समझ रहे बात के? बात समझ रहे हैं जी? आजकल कविताएं कुछ अलग ढंग से लिखी जाती हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो समझ रहे ना? तो सभ्यता का आवरण और कविता, सभ्यता के आवरण में ही कविता लिखी जाती है। कविता, सभ्यता जिस प्रकार से हमारी फल फूल रही है, जो उसका डिमांड है, उसी प्रकार से कविताएं लिखी जाती हैं। क्लियर बात है? यहां पर हम लोगों को ये समझना, इसको हम डिटेल में आपको और समझाएंगे जब इस स्लाइड में हम विधिवत बात करेंगे। तो तीसरा हम लोग पहलू बात करेंगे इसमें कि कविता, कविता और और सृष्टि का प्रसार, सृष्टि का प्रसार, सृष्टि का प्रसार। इसमें ये कहते हैं कि कविता का संबंध जो है वो सृष्टि के प्रसार से है। अब कहेगा सर ये क्या चीज है सर, ये कविता का संबंध सृष्टि के प्रसार से है? ए मेरे भाई, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ऐसा इंसान किस काम का, ऐसा इंसान किस काम का जिसको अपनी बाह्य दुनिया के सौंदर्य से रत्ती भर भी मतलब नहीं होता हो। मीन्स मीन्स एक ऐसा इंसान जो बहुत सुंदर बागीचे से गुजर रहा हो, तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नाली से गुजर रहा हो, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही अपनी मस्ती में धुन में चला जा रहा है। फिर ऐसा इंसान का क्या मतलब, यदि उस बागीचे की सुंदरता और खुशबू से यदि वो वाह वाह न उसको कर दे कि वाह कितना सुंदर, तो बाह्य दुनिया से यदि हमें सरोकार नहीं है तो हम फिर किस प्रकार के इंसान हैं? और यदि बाह्य दुनिया से सरोकार है तभी तो कविता बनेगी। जब आपको नदियों का वो जो झरना, नदियां जो झरने के रूप में जो प्रवाहित हो रही है, चिड़िया जो कल कल करके जो बाग में जो बोल रहे हैं, या फिर जो प्रकृति की सुंदरता है, हरियाली है पेड़ पौधों का, या फिर हम लोगों का विचार, अनुराग, जो फीलिंग है, मनोभाव है, उससे आप कोई इंसान प्रभावित ही नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा खिलखिला करके हंस रहा है, वो चाहे मेरा अपना हो चाहे किसी गैर का हो, लेकिन यदि बच्चा के खिलखिलाहट से यदि हमें खिलखिलाहट, हमारे हमारे चेहरे पे यदि मुस्कान नहीं आ जाता है, तो फिर हम किस प्रकार के इंसान हैं सर? हमारे अंदर फीलिंग नहीं है। फिर देख रहे हैं वो हंस रहा है और हम दांत पीसते हुए उसको देख रहे हैं।
उस पर उसका उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, उसके उस बच्चे के खिलखिलाने का। तो फिर कौन आदमी है भाई? तो कहते हैं, उनका कहना है कि हमारा सरोकार, हम इंसानों का सरोकार प्रकृति से तो होता ही होता है, होना ही चाहिए, प्रकृति के सौंदर्य से होना ही चाहिए, दुख सुख से होना ही चाहिए। और जब वो हमारा संपर्क बढ़ता है प्रकृति से, बाह्य दुनिया से जब इंसानों का संपर्क बढ़ता है, तब फिर उसके उसकी तब 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 जाकर के वो कविता की रचना होती है। अब कोई कविता पढ़ रहा है नदियों के बारे में, झील के बारे में, झरना के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खूबसूरती के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, आपको प्रकृति की सुंदरता से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उसकी कविता किस काम की? कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर यह है सर, कविता और सृष्टि का प्रसार, सृष्टि का प्रसार या सृष्टि की प्रसारता को वो जितना फैल गया है, जिस मात्रा में हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उतना ही बढ़िया कविता को भी हम महसूस कर पाएंगे। या तो हम लोग श्रोता होंगे या तो फिर हम लोग उसके लेखक होंगे। दोनों ही स्थिति में कभी आप कविता किसी का सुने होंगे, अभी तो राजू श्रीवास्तव बीमार चल रहे हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव के अलावा भी आप डाल्टनगंज में या कहीं भी आप टीवी पे कविता सुनते होंगे, किसी किसी की कविता। ऐसे तो कॉमेडी करते हैं राजू श्रीवास्तव बहरहाल, लेकिन बहुत सारे हैं कलाकार जो कविता के माध्यम से हंसाते हैं आपको। तो कभी कभी वो कहते हैं कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं उस बात को जो वो कहना चाह रहा है। तो काफी कई बार गुण रहस्यों को कहता है, जो लोग समझ लेते हैं वो हंस करके ताली बजाते हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं वो आराम से दूसरे को देख करके ताली बजा लेते हैं कि भाई इसको कुछ समझ में आया होगा तो बढ़िया समझ में आया होगा, हंस रहा है तो ये भी हंस लेता है, फिर बगल वाला भी। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता है। मैं तो ये देखा हूँ डाल्टनगंज में, मैं कई प्रोग्राम देखा हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस दूसरे का देखा देखी मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, क्योंकि वो आए हैं उत्तर प्रदेश से या अन्य जगहों से, तो वो एक गुड़ रहस्य को लेकर के वो बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण बात को। और बहुत सारे लोगों को जो है वो बात पल्ले पड़ता नहीं है। तो बात है समझने की, तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है सर, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं, उसके बारे में यदि कोई कुछ कह रहा है, कविता लिख रहा है, मान लीजिए कि देशभक्ति से कोनो मतलब नहीं है किसी को, और देशभक्ति पे कविता का पाठ हो रहा है, तो वो क्या सुनेगा? उसको देशभक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको धान रोपने से मतलब है, अभी आटी छीटेगा जा करके, बस वही उसका कविता है। तो कविता को वही समझ सकता है जिसको सरोकार होगा उस मैटर को लेकर के, उसे उससे जुड़ाव होगा। तो यहां पर यह है सर कि कविता और सृष्टि का प्रसार, मतलब कविता का संबंध जो है सृष्टि के प्रसार से है, और सृष्टि जो एक माया जाल जो है सृष्टि में, उस सब को समझना होगा, तब कविता समझ में आवेगी, उसका उससे उसका संबंध होता है। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे सर। एक और बात करेंगे हम लोग, मनुष्यता, मनुष्यता की उच्च भूमि। वो कहते हैं कि इंसानियत जो है, इंसानियत जो है जिसके अंदर नहीं है ना, उसको उसका कोई मतलब नहीं है। और इसी में एक लाइन वो लिख देते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार निहायत ही जरूरी चीज है। वो कहते हैं कि मनुष्यता क्या है, जैसे वही तो हम कहे कि कोई बच्चा खिलखिला करके हंस रहा है, और यदि हमको हंसी नहीं आ रही है तो फिर हम मनुष्य नहीं है, चाहे वो किसी का बच्चा हो। लेकिन उस बच्चे की खिलखिलाहट में
यदि आपको सौंदर्य नहीं नजर आता है तो फिर आप आदमी बड़ा नीरस है, फिर वो आदमी आप है ये नहीं है, फिर आप कौमा में चले गए हैं। किसी के विरह से, दुख से आप दुखी नहीं होते हैं, किसी के बहुत ही भयंकर विरह से आपकी अंतरात्मा जो है नहीं रो देती है, तो फिर आप आदमी नहीं है। फिर आपका कविता सुनिएगा, वो कविता कहिएगा, वो कविता से आपको क्या लेना देना होगा? फिर आपको तो आपके अंदर जो है वो मनुष्यता का भाव होना चाहिए। और मनुष्यता का जो भाव है सर, है ना, वो आपको मनुष्यता का भाव जो है वो आपका, देखिए ये भाव का प्रसार जरूरी है। आप बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल तो होते हैं लेकिन बहुत ही पत्थर दिल इंसान होते हैं। तो जो पत्थर दिल इंसान है उसके लिए कविता का कौन मतलब नहीं है। कई बार लोग बहुत बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, हो सकता है बहुत बड़ा गणितज्ञ हो, बहुत बढ़िया गणित बनाता हो रफ्तार में, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं है, फीलिंग नहीं है, बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति है। दया, मोह, करुणा सब में थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, लेकिन किसी में ज्यादा, किसी में बहुत कम। तो जिसमें ज्यादा है सर, है ना, वो इंसान कविता को समझेगा और उसका संबंध कविता से होता है। मनुष्यता की उच्च भूमि, परोपकार, परोपकार की बात हो रही है तो काफी परोपकार को समझना है, तब उस पर कविता लिखी जा सकती है और हमको समझ में आएगी। हम एक नंबर के ठहरे ऐसे आदमी की जिसको एक बार जिससे हम ले लिए उसको जिंदगी में कुछ देना नहीं है, एक बार खाली लूट लेना है किसी तरीके से, उसको किसी से कुछ मांग लेना है और फिर कटा लेना है अपना पत्ता, खिसक जाना है। जब इस प्रकार की मानसिकता वाले हम व्यक्ति हैं तो फिर कविता से हमको कोनो लेना देना नहीं होगा, फिर कविता से लेना देना हमको कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे कंडीशन में जो है वो मनुष्यता की उच्च भूमि से संबंधित है कविता, और भाव का प्रसार जरूरी है सर, फीलिंग जरूरी है। यदि भाव का प्रसार नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है कविता में। एक चीज और वो बताते हैं कि भावना या कल्पना का संबंध जो है वो कविता से है। वो कहते हैं कि यदि यदि भावना की बात न करी जाए तो फिर कविता लिखी नहीं जाएगी। भावना भावनाओं को समेटने का ही काम करता है कविता। कविता में क्या चीज है? मन में जो जो चीज आते गया और उसको लेखक जो है या कवि जो है वो उसको लिखते गया। तो बिना भावना या कल्पना का कविता कैसा? किस प्रकार की कविता, कैसी कविता? भावना के बिना या भाव के बिना कविता तो लिखी जाएगी नहीं, उसके लिए कल्पना जरूरी है। और जिसमें जितनी कल्पनात्मक शक्ति होती है वो उतना ही बेहतरीन कवि बन सकता है। जब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब हम जब 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 हमारी भाव जब जब हमारी मन मस्तिष्क में भावनाओं का समुद्र हिलोरे नहीं लेगा तो कैसे कविता लिखेंगे भाई? कविता माने क्या है? मजाक गढ़ दीजिएगा कुछ नहीं, वो भाव आना चाहिए, कल्पनात्मक शक्ति होनी चाहिए। कभी कभी आप किसी की कविता पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, गजब की कविता लिखते हैं लोग। तो कल्पनात्मक शक्ति और भावना, तो इसका संबंध जो शुक्ल जी ने जोड़ा है भावना और कल्पना का, उसकी बात हम लोग करेंगे सर, डिटेल में करेंगे। लेकिन आप ओवरऑल उसका पहलू समझ लीजिए कि इसमें क्या पूछा जाएगा। मोटा मोटी इतना से भी आपका काम बहुत हद तक चला जाएगा, लेकिन इसी को हम और डिटेल में अभी इसको क्या करेंगे, पूरे देंगे, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पूरे देंगे।
पहले आप पूरा समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे, चूंकि है लंबा ना, तो इसको एक बार में नहीं समझाएंगे पूरे निबंध को कि ये है क्या चीज, तो आप उलझे रहिएगा। आप क्या करिएगा, आप पढ़ना शुरू करिएगा, आधा पेज पढ़िएगा, आपको नींद आने लगेगा। मजाक थोड़ी है। रामचंद्र शुक्ल का कविता आधा पेज पढ़ के उसको डिकोड कर देना, वो कोड है, रीजनिंग है सर। रामचंद्र शुक्ल का निबंध रीजनिंग है, रीजनिंग। वो क्या कहना चाह रहे हैं वो वही जानेंगे, और बाकी ब्रेन खपाने वाला व्यक्ति ही जानेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है ओरिजिनल में। नहीं तो उल्टी पलटी निष्कर्ष निकाल लीजिए फिर कि शायद ये कहना चाह रहे होंगे, जबकि वो बात नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य है रामचंद्र शुक्ल का, सबके बस की बात नहीं इसको डिकोड करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि भावना या कल्पना का संबंध कविता से तो होता ही होता है, ये तो साधारण सी बात है सर। तो इसके बारे में इसमें उन्होंने एक बात बड़ा इंपोर्टेंट कहा था। उन्होंने शुरू में ही कहा है कि भाव योग जो होता है, भाव योग जो होता है वो कर्म योग या ज्ञान योग के बराबर होता है। कर्म योग या ज्ञान योग के समकक्ष होता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो भावना है हमारी, वो भावना को कम मत आंकिए सर। हम जो कर्म योग करते हैं, हमारा जो कर्म क्षेत्र होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं, या जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करने के ये सब मार्ग बताए गए हैं कि आप अच्छा कर्म करिए। मेरी बात समझिएगा, ईश्वर को, आपको मोक्ष चाहिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। सुकर्म करने पड़ेंगे, दान करिए, परोपकार करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, तब जाकर के अनाथालय खोलिए, गरीबों की सेवा करिए, पूरा न्यौछावर कर दीजिए अपनी जिंदगी, माने बढ़िया काम करिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। काम तो कुछ लोगों ने बताया कर्म योग, कर्म योग, कुछ लोगों ने कर्म योग बताया, है ना। कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, ज्ञान योग। इस धरती पे आए हैं तो इतना ज्ञान अर्जन करिए, इतना ज्ञान अर्जन करिए, इतना ज्ञान अर्जन करिए, वही आपको जो है वो ईश्वर तक पहुंचावेगा। ये तो दूसरी बात हो गई सर, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष ला करके खड़ा करते हैं रामचंद्र शुक्ल किसको, भाव योग को। ये भाव योग को इन्होंने कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष खड़ा कर दिया। अब ये क्या है सर, काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे, तो ये तो समझ में आया कि ये इससे भगवान की प्राप्ति होती। ज्ञान अर्जन करेंगे तो ये भी एक बेहतरीन बात है सर। लेकिन ये भाव क्या चीज है सर, ये दोनों के बराबर ये कैसे हो गया। अरे मेरे भाई, एक भक्ति मार्ग भी तो होता है, फीलिंग भी तो होता है। दो भाई थे, एक मंदिर में रहता था और एक अपनी खेती गृहस्थी करता था। एक भाई मंदिर में दिन भर भगवान की पूजा करता रहता था, लेकिन ध्यान उसका यही लगा रहता था कि मेरा एक भाई बहुत जबरदस्त खेती बाड़ी कर रहा है और उसका दिन दुना रात चुगना तरक्की हो रहा है, हमको मंदिर से क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी वही मन मरोड़ के रह जाता था कि चलो मंदिर में तो है, कम से कम भगवान को शायद इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, भगवान खुश होंगे तो जरूर कुछ अचानक से कोई बारिश हो जाएगा। हम अपने बाल बच्चों को नहीं भी कायदे से पढ़ा रहे हैं तो मंदिर में कम से कम रह रहे हैं, तो अचानक से मेरे बाल बच्चों को सोना कहीं से उपलब्ध हो जाएगा, सोना का घड़ा मिल जाएगा। लेकिन मन उसका था अपने भाई की खेती पर। और उसका भाई जो था, जो खेती बाड़ी करता था, उसके मन में यह था कि वो दिन भर में 2 या 3 बार भगवान को याद कर लेता था कि हे भगवान, हम अपने बाल बच्चों के लालन पालन में इतना खेती बाड़ी में व्यस्त है कि हम मंदिर में दिन भर अपने भाई की तरह नहीं रह सकते हैं। मेरा भाई कितना धनवान धन्य है व्यक्ति कि मंदिर में दिन रात आपकी सेवा करता है, लेकिन हम अपने गृहस्थ जीवन में इतने उलझ गए हैं कि हम मंदिर में नहीं रह पा रहे हैं, इसका हमको खेद है। लेकिन दिन भर में 3 बार भगवान को या 2 बार बड़ा कायदे से याद करता था।
अब इसकी उसको ग्लानि थी। लास्ट में जो मंदिर के बाहर था उस पर भगवान प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं, जो मंदिर में था उसको वरदान नहीं मिलता है। तो मंदिर वाला पूछता है कि ऐसा अन्याय क्यों किया प्रभु आपने? तो कहा कि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, वो तुम्हारा फूल नारियल और उसका प्रसादी चढ़ाने के नहीं होते। बात समझिए, यहां पर आप ये भाव को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात कर्म योग और ज्ञान योग, कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, कोई कितना भी बड़ा कर्म योगी है, कोई कितना भी बड़ा ज्ञान योगी है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाव का सर, विचारों का, फीलिंग का। ये आपकी भावना क्या है? हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कुटिलता भरी रहती है, विभिन्न प्रकार के पाप मन में चल रहे होते हैं, और हम लोग भगवान को मुर्गी और खस्सी और वो सब काट करके और सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा। भगवान बेवकूफ है क्या? भगवान बेवकूफ थोड़ी है। भगवान भाव का भूखा, भगवान तो है, सब जानता है। तो बात फीलिंग की है। तो आप घर बैठे बैठे मत जाइए मस्जिद, मत जाइए मंदिर, घर बैठे बैठे फील कर लीजिए खाली, तो आपका भाव भगवान जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। मेरा तो ये मानना है, बाकी जो भी किसी का कुछ भी मानना हो। बात यहाँ भाव योग की, और रामचंद्र शुक्ल भी यही कह रहे हैं कि भाव योग जो है वो कर्म योग और ज्ञान योग से कतई पीछे नहीं है। तो बात भावना की हो रही है, तो भावना का संबंध कविता से तो है ही है। कविता बिना भावना का लिखा नहीं जा पाएगा ना। हमारी जब भावनात्मक या कल्पनात्मक शक्ति जब बहुत समृद्ध होती है, जब बहुत चरम पे पहुंच आती है, तब जाकर के कविता की रचना हम कर पाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहां पर सर ये भावना या कल्पना का संबंध जो है वो कविता से है, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट बात मैं करने वाला हूं कि इन्होंने कहा मनोरंजन से इनको जोड़ा। मनोरंजन, मनोरंजन का और कविता, मनोरंजन और कविता, मनोरंजन और कविता में क्या संबंध है? तो कई बार लोग कह देते हैं कि अरे कविता ना, कविता में क्या होता है? कविता हम लोग कोई बहुत बड़े कवि आ गए डाल्टनगंज के पुलिस फील्ड में, वहां पर कवि सम्मेलन हो रहा है, हम लोग गए उसको सुनने के लिए, तो बस इसी के, अधिकांश आदमी इसी के लिए जाता है कि मजा आएगा, हाँ हंसने को मिलेगा, हाँ हंसने को मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि खबरदार, कविता का संबंध सिर्फ मनोरंजन से नहीं है। हाँ मनोरंजन से है, लेकिन उससे और कुछ ज्यादा भी है। कविता का संबंध है, सिर्फ मनोरंजन से कविता का संबंध नहीं लिया जा सकता है। उसका उसका सरोकार सिर्फ मनोरंजन करने तक नहीं है। मैं एक टीचर हूं, विशेष करके जब ऑफलाइन क्लासेज होती है हमारी, तो मैं बहुत हंसाने वाला व्यक्ति हूं, और मैं कभी कभार बहुत जोर जोर से खुद भी हंसता हूं। तो उसका क्या मतलब निकलता है कि हम हंसी मजाक करके टाइम पास कर रहे हैं, या फिर हंसी मजाक कराने वाले हम व्यक्ति ही हैं? मूल लक्ष्य मेरा क्या है? मूल लक्ष्य मेरा यह है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसमें आपकी चित्त वृत्ति शांत होकर के, स्थिर होकर के, और आप उसको गटक लें। आपके चित्त को, आपके चित्त वृत्ति को मैं शांत और स्थिर रखने के लिए मनोरंजन कराता हूं। और शुक्ल जी भी यही कह रहे हैं कि कविता में जो मनोरंजन की जो बात होती है वो बस इतना ही मनोरंजकता का बस इतना ही महत्व है कविता में कि वो आपको जो है वो बोर नहीं होने देता है, आपके आपके माइंड को कंसंट्रेट करने का काम करता है। जो आप भटक रहे होते हैं वो आप इसमें रस लेने लगते हैं, आप मजा लेने लगते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भूल के भी कविता का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं निकाला जाना चाहिए। कविता के माध्यम से हम अभी तक जो सिविलाइज्ड हुए हैं, हम जो सब सभ्यता के जिस शिखर पर हैं आदिम काल से लेकर के अभी तक, तो उसके बीच में जो हम लोगों ने जो अर्जित किया है, एक्वायर किया है, उसको हम कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो कविता का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं सर,
कविता में हमारा सब प्रकार का भाव और मनोविकार शामिल होता है। कविता में विभिन्न प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को हम उजागर करते हैं। कविता में भय, क्रोध, ईर्ष्या, डर, मोह, माया, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, परोपकारिता, कृतज्ञता, कृतघ्नता, तमाम प्रकार के चीजों का समावेश होता है। तो कविता मतलब का ऐसे ही कुछ भी माने मजा लेने के लिए कविता कहने की, कविता का मनोरंजन के साथ क्या संबंध है? तो कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं कि कविता माने मनोरंजन। कविता में मनोरंजन का सिर्फ और सिर्फ स्थान उतना ही है जितना कि मेरे माइंड को कंसंट्रेट करता है, हमारी चित्त वृत्ति को स्थिर रखता हो और हमको कविता की तरफ उन्मुख कराता हो। बस इतना ही है मनोरंजन का संबंध है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। कविता बहुत ऊपर की चीज है सर। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा समझ में? देखो देखो मेरे भाई, यदि नहीं समझ में आवेगा तो धरती पर कोई अवतार नहीं लेवेगा कि आपको फिर समझाई वो देगा। समझ गए बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर धरती पर कोई अवतार नहीं लेने जा रहा है, हम अंतिम अवतार है समझाने के लिए आपको। चलिए, तो मनोरंजन का संबंध उन्होंने, मैं एक लाइन बस इसमें लिख देता हूं सर, मैं एक लाइन बस लिख दे रहा हूं कि मनुष्य को या मनुष्य की चित्त वृत्त को स्थिर रखने वाली शक्ति का नाम है कविता। स्थिर रखने की शक्ति है कविता, और कुछ नहीं है। स्थिर रखे, मनुष्य के चित्त वृत्त को स्थिर रखने की शक्ति है ना, वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? डायरेक्ट का कनेक्शन इसका हो जाएगा मनोरंजन से। क्या हो जाएगा? मनोरंजन से। और इस मनोरंजन के माध्यम से हम लोग कविता पढ़ देते हैं और कविता सुना देते हैं, लेकिन मेन टारगेट हम लोगों का कविता कहने का कुछ दूसरा होता है, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? एक और शुक्ल जी कहते हैं सौंदर्य से इसका क्या लेना देना है, सौंदर्य से। तो वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की कविता में हम लोग प्रायः सौंदर्य की खुशबू महसूस कर सकते हैं। सौंदर्य की बात होती है सर कविता में, और वो कहते हैं कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती है। उनका पहला लाइन है सर इस निबंध का, सौंदर्य वाला यदि आप स्लाइड पढ़ेंगे तो उनका पहला लाइन यही आप पाएंगे कि वो कहते हैं कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती है, बल्कि सुंदरता तो हमारी नजरों में होती है ना? वस्तु में सुंदरता नहीं होती। एक बच्चे को खिलौना जितना सुंदर लग सकता है, एक बच्चे को एक छोटा सा कहीं भी कुछ फूल, कुछ ऐसा फटा पुराना कोई भी चीज उसको पसंद आ सकता है, उसको बहुत खूबसूरत लग सकता है, हम लोगों को नहीं लग सकता। आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए सर, आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि सुंदरता तो नजरों में होती है वस्तु में नहीं, ये तो शायरी टाइप से हो गया। तो ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा आप अफ्रीका में चले जाइए, अफ्रीका महादेश में, कंटिनेंट में, वहां पर आप नाइजीरिया, मिस्र, लीबिया, या फिर आप कांगो, जायरे, केन्या, है ना, बहुत प्रकार के इसी प्रकार के देश हो गए, तंजानिया, तो इसी प्रकार के तंजानिया वगैरह में चले जाइए, केन्या में चले जाइए, वहां पर क्या है सर? वहां पर हम लोगों को, हिंदुस्तान के पुरुष को, वहां की एक महिला, वहां की जो सबसे खूबसूरत महिला है, जिसको कि हम लोग वहां का अफ्रीका का, पूरे महाद्वीप का जो सबसे सुंदर का दर्जा दे सकते हैं, दुनिया देती है, वो भी हम लोगों को भाएगी नहीं, नहीं अच्छी लग सकती है। अब बताइए।
और वहां पूरे करोड़ों लोगों को के लिए वो सबसे सुंदर महिला है। उसको उन्होंने वहां का माने मिस अफ्रीका का दर्जा दिया हुआ है, और हम लोगों को जरा सा भी नहीं समझ में आ रही है कि वो सुंदर है। क्यों? क्यों? क्योंकि सुंदरता सुंदरता वस्तु में है ये नहीं है, उस व्यक्ति में है ये नहीं है, वो नजर में है। वो बचपन से वैसे में देखिए रहा है करिए करिया, तो उसको करिए वाला, अब करिया का मतलब कि सिर्फ करिया नहीं, हिंदुस्तान में भी तो आधे से अधिक लोग सांवले ही हैं, काले भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उसका फेस का डिजाइन समझ में आता है कि वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वही चीज देख रहे हैं, वो हमको भा रहा है, तो इसीलिए नजर हम लोगों का सेट हो गया है वैसा चेहरा के प्रति। लेकिन अफ्रीका वाले का वहां के महिलाओं के प्रति वो सेट हुआ है चेहरा, नहीं ये नजर सेट हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सुंदरता वस्तु में नहीं है बल्कि हमारी नजरों में है। और उसी के अनुसार सौंदर्य का कविता से वो जोड़ करके, तो चूंकि देखो कविता बिना सौंदर्य का हो सकता है क्या? कविता में सुंदरता क्या, सौंदर्य सिर्फ इस सुंदरता का नहीं है। सौंदर्य का मतलब कि पूरा गुणगान। सौंदर्य का मतलब बस खूबसूरती का नहीं होता है सर, सौंदर्य एक व्यापक शब्द है। तो इसकी डिटेल चर्चा भी हम लोग करेंगे सौंदर्य वाला, कि सौंदर्य का संबंध जो कहते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उस तरीके से जो है ये चीज है। तो ये कहते हैं कि सुंदरता जो है वस्तु के बाहर नहीं है बल्कि वस्तु के अंदर होता है। और एक और कह रहे हैं कि चमत्कारवाद से भी एक, चूंकि जिस समय रामचंद्र शुक्ल कविता की रचना कर रहे थे या निबंध लिख रहे थे, कविता नहीं, ये जो कविता क्या है, इसका जो निबंध का जो रचना कर रहे थे, उस समय रामचंद्र शुक्ल के टाइम में चमत्कार की बात हो चुकी। कई बार कविता के माध्यम से एक बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े लंबा लंबा फेंका जाता था, नहीं समझ रहे बात के? बड़े बड़े लंबा लंबा फेंकना मतलब समझ रहे हैं बात के? जैसे जैसे बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बोलना कविता के माध्यम से, राजा का गुणगान करना। राजा को कह दिए कि ये ऐसे राजा हैं जो रोते हैं तो नदियां बहती हैं, और बोलते हैं तो तूफान आ जाता है, और पता नहीं XYZ उस प्रकार के होता है कि नहीं होता है। राजा दान देता है तो सोने का वो बारिश करता है, कुछ उस प्रकार से। तो उसका गुणगान करते करते अंट का बंट बोल दिया। तो कविता में चमत्कारवाद का भी बड़ा प्रचलन रहा है। कविता के माध्यम से उटपटांग बातें की जाती हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये तो चमत्कारवाद का भी बात करेंगे। कविता में उन्होंने फिर कहा है कि कविता की भाषा फिर कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। कविता की भाषा, और कविता की भाषा में वो बात की है कि अलंकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अलंकार आप समझते होंगे कि क्या चीज होता है। कविता लास्ट में वो कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी बहुत हुआ है। लास्ट में कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी हुआ है। तो कहते कविता पर अत्याचार कैसे हो सकता है भाई? कविता पर अत्याचार कैसे हो सकता है? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस समय, देखिए रामचंद्र शुक्ल जिस समय कविता लिख रहे थे, उस समय तो राजा महाराजा वाला टाइम था ना। तो देखते थे कि फलनिया कविता लिखा है, तो कविता बड़ा राजा की प्रशंसा में, रानी की प्रशंसा में वो मार आलतू फालतू लिख दिया है, मतलब बिना मतलब का गुणगान किया हुआ है कविता के माध्यम से। तो कहा कि कविता भी रो रहा कि जो है सो हमको इतना गुणगान अनहेरी करना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि कविता पर भी लोग अत्याचार करते हैं, मतलब कि जो चीज नहीं लिखना चाहिए था वो लिख रहे हैं, धन दौलत पैसा शोहरत के चक्कर में, है ना। कोई राज कवि है तो उसका काम है कि राजा की का बखान करना, तो भले अंट का बंट कुछ न कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कविता पर अत्याचार भी होता है। बात समझ रहे हैं? अब कविता पर अत्याचार क्यों और कैसे? क्योंकि जो चीज आपको कविता के माध्यम से नहीं लिखना था वो आपने लिखा है, तो कविता खुद रो रही है कि आपने उसके साथ अन्याय किया, आप उसके साथ अत्याचार किए, क्या लिखवा दिए उसके माध्यम से।
कि आप लिखे हैं, आप कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिए जो नहीं लिखना था। आप राजा को कह दिए कि रोता है तो नदी बहता है, बहती है ना। तो ये आपने उठपटांगे लिखा है ना, वो आप कविता के माध्यम से बोल तो दिए, लेकिन आपने कुछ बहुत गड़बड़ लिख दिया है। तो उन्होंने कहा कि कविता पर अत्याचार भी होता है, और लास्ट में उन्होंने बताया है कि कविता की आवश्यकता क्यों है, कविता की आवश्यकता क्यों है। तो लास्ट में वो कहते हैं कि इंसान को इतिहास जरूरी हो चाहे ना हो, दर्शन जरूरी हो चाहे ना हो, विज्ञान जरूरी हो चाहे ना हो, कविता आवश्यक है। अपने भाव को, अनुराग को शेयर नहीं करेगा तब पगला न जाएगा भाई। हमको दर्शन शास्त्र या विज्ञान का ज्ञान न भी रहे तो काम चलेगा, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल। लेकिन वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि हमें कविता शुरू से लेकर के अभी तक उतना ही आवश्यक है। मतलब आज जितना आवश्यक है वो प्राचीन काल में भी कविता उतना ही जरूरी है, जरूरी थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कविता की उतनी ही आवश्यकता थी। कविता की आवश्यकता पुराने जमाने में भी उतनी ही थी जितनी की आज और अब है। कविता से हम लोग मन बहलाते हैं जी, और कविता को आप गाना के रूप में अब तब्दील कर लिए हम लोग, उसको लयबद्ध कर दिए हैं। तो कविता को क्या करते हैं, कई लोग बहुत ही थके होते हैं, हाँ थके से होते हैं, बहुत ही अपसेट होते हैं, तो गाना लगा करके और सुनते रहते हैं ना। कोई भजन सुन रहा है तो कोई अलग अलग अपने प्रकृति के अनुसार और जैसा उसके साथ जिंदगी में घट रहा है या मिजाज उसका है, कोई किसी के लाइफ में लव स्टोरी चल रहा है तो उसमें यदि कोई दरार आ गया है लव स्टोरी में, जिंदगी में, प्रेम में, तो कोई वियोगात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है तो लगा लेगा सैड सॉन्ग और वो सुन रहा है। तो जिंदगी में तो उसका काम है ये सर। अभी देशभक्ति का माहौल चल रहा है तो हम लोग मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती लगा लिए हैं, अरे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये क्या है सर, ये कविता ही तो है। अरे मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी तो ये क्या है। लता मंगेशकर, कहा जाता है कि लता मंगेशकर जब ये गीत गाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे संभवतः उस समय जिंदा, तो वो रोने लगे थे। समझ पा रहे हैं बात को? पहली बार उस समय वो काफी कम एज की रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कविता हमको फील कराता है। कोई भी बात होती है तो कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, समझ बात के। या फिर एकाध ऐसा वीर रस का कविता होता है कि लोग जो है सो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आप वीर रस की कविता नहीं सुने होंगे, सुने होंगे कम सुने होंगे। वीर रस की कविता कहवा कहवा के लोग बहुत भयंकर उसको किसी इंसान को, मतलब समझ रहे हो, उसको एनर्जी दे देता है। तो कविता में तो बहुत है, कविता आवश्यक है सर। कविता शुरुआत से लेकर के आज तक जरूरी है, समझ के। तो ये चीज है। तो ये टोटल हम लोगों को ये पढ़ना है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे हैं बात को? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? विद्यार्थीगण बात बूझ रहे हैं? यहां तक आया समझ में? कविता चैप्टर समझ में आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये कविता का मैंने आपको चैप्टर का सारांश बताया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी क्या पढ़ना है कुछ नहीं डिटेल में पढ़ाए हैं, अभी तक तो सारांश चल रहा था, क्योंकि है भैया लंबा चौड़ा चैप्टर ना। हल्के में इसी थोड़ी समझ में आएगा, हल्के में मार दिए तो फिर सवाल नहीं बनेगा। समझ बात के? तो आप उसको डिटेल करेंगे तो डिटेल करे कि छोड़े? डिटेल करे तनी मनी तो पढ़ लीजिए डिटेल। यस सर लिखो, फिर से लिखो यस सर। अभी पढ़िएगा ना? नहीं पढ़िएगा? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बस ये है कि पीजीटी में नौकरी हो जाएगा तो हमको भी मिठाई खिलाने पहुंचिएगा। भूला मत जाइएगा कि नहीं, हम तो अपने दम से निकाले हैं।
हाँ, कई लोग कहने लगते हैं कि अपने दम से नहीं वो फिर दूसरे का वो नहीं करे, वो कहते हैं कि हम एकदम ताकतवर है, मजाक थोड़ी है। हाँ, पहले ही से तो हमको तो सर से थोड़ा सा खाली हिंट्स लेना था। पढ़ल है एक एक शब्द, सब हमरे से पढ़ा सब एक एक शब्द हमरे से पढ़ा है, कहता है अरे नहीं वो सर क्या पढ़ाएंगे, वो सर वैसी हिंट्स दे दिए, बाकी सब तो हम अपने से कर ले रहे थे। तो नोट्स वोट सब अपने से बना करके हम तैयार किए थे तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, खाली कैसू ले लेना है नौकरी, बाकी जो करना होगा कहिएगा। चलिए, तो आज अब जो बात, तो यहां तक बता। अब हम लोग अब देखिए, एक चीज हो गया, दो गो हुआ, तीन गो हुआ, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, पूरे पूरी 1 दर्जन इसमें टॉपिक है इस निबंध में सर। 1 दर्जन टॉपिक है, छोटा 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 छोटा, कोई थोड़ा बड़ा भी है, कोई थोड़ा छोटा है। अब बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, देखते हैं कि कैसे सवाल एको गो छूटेगा। बारी बारी से पढ़ेंगे, देखते हैं कि एक सवाल कैसे छूट जाएगा। आप बीके दुबे सर से पढ़ रहे हैं, आपको चिंता की जरा सा भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा अद्भुत तो नहीं है मिलेगा। हाँ, तो अब बात करेंगे कविता क्या है। तो कविता क्या है, डायरेक्ट नहीं लपेटे में मार दे रहे हैं वो कि कविता कौची है। अब रामचंद्र शुक्ल तनिक भूमिका बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि जिंदगी क्या है, पहले ही समझो। फिर कहते हैं कि जगत क्या है, जगत जगत किसको कहते हैं। पहले कहते हैं कि जीना किसको कहते हैं, जीना जीना। तो कहते हैं कि वही है, जीना क्या है, जीना जिंदगी किसको कहते हैं, जीवन जीवन जो हम जी रहे हैं। पहले जीवन से शुरू कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ला, तब कभी कविता क्या है उसको समझाने के लिए करे कि जिंदगी क्या है पहले ही समझिए। अब जिंदगी कहाँ हम लोग जीते हैं, तो इस दुनिया में, संसार में, उसको जगत जगत इस जगत को, वर्ल्ड को। तो कहते हैं कि जो हम लोग जिंदगी जीते हैं, तो हम लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के विचार होता है, व्यापार होता है, ये हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसी में हम लोग कभी किसी बात को लेकर के मान जाते हैं, तो कभी कभार लड़ाई भी कर देते हैं। तो यही जो हम लोगों का जो लड़ना झगड़ना जो चालू रहता है, कभी आपस में मिल करके काम कर लेना, कभी विरोध कर देना, तो ये फीलिंग के साथ, पॉजिटिव निगेटिव फीलिंग के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही तो जीना है। जीना इसी का नाम है। अरे कभी रोना है, कभी हंसना है, समझ बात के ना, जीना इसी का नाम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम फीलिंग के साथ, दोनों दो दो एंटी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग और दूसरा निगेटिव फीलिंग, दोनों के साथ हम जी रहे होते हैं। कई कई बार हम अपने आप मुस्कुराते रहते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं तो, या जिंदगी में अच्छा हो रहा होता है तो। और कई बार मन में बहुत खीन चल रहा है, कुछ कुछ सोच करके कई व्यक्ति तो अभी अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले तक मुस्कुरा रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद उसके आंख से आंसू है, क्योंकि वो कुछ दूसरा सोच रहा है। तो इसी फीलिंग के साथ हम लोग जी रहे होते हैं। जिसको पहले कभी उन्होंने द्वंद कहा था कि ये कन्फ्लिक्ट पैदा होते रहता है हमारे लाइफ में, इसको जीना कहा जाता है। सुख दुख के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को जीना कहेंगे। और जिस जगह पे ये घटना हो रहा है उसको जगत कहते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। वो कहते हैं कि जीना क्या है, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जीना क्या चीज है। जीना, पहले तो आपको कहना समझना होगा कि जीना क्या है। तो ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों, व्यापारों के साथ कहीं मिलता है तो कहीं लड़ता लड़ता चला जाता है।
इसी को हम जीना कहते हैं। जीना इनके अनुसार क्या है? तो ये कहते हैं कि इंसान जो होता है, मनुष्य, वो अपना भाव, अपना विचार, अपना व्यापार, मतलब जो उसका कार्य क्षेत्र है, बिजनेस, मतलब नहीं, एक मिनट, हेलो, जी प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, फोन किए थे तो ठीक है, हम प्रयास में हैं आप लोगों का, एक्चुअली। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, हम प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास में हैं हम। नहीं, ठीक बात है। मेन है कि हमारा थोड़ा समय प्रबंधन भी इतना ज्यादा बैच है कि बैच बाकी नया नया शुरू करना आसान नहीं होता है। तो नहीं, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ, तो हम यही तो चाहते हैं। ठीक है, हम अभी खैर क्लास ले रहे हैं। आपको बात देखिए करना होता है ना, सुबह 9 से 11 बात किया करिए, ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, ठीक है, सुबह 9 से 11 डिटेल में बात करिएगा ना, अभी तक चूंकि क्लास ले रहे हैं। हाँ, सुबह 9 से 11, या सुबह में आप बात कर सकते हैं बाकी टाइम भी, लेकिन अभी तो क्लास लेने का टाइम होता है। ठीक, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जीना, वो कह रहे हैं, भूमिका बांध रहे कि कविता क्या है, तो कह रहे हैं कि जीना क्या चीज है। तो है मनुष्य अपने भाव, अपने विचार, अपने व्यापार के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ओहो हो, मनुष्य अपने भाव, अपने विचार, अपने व्यापार के साथ आगे बढ़ता है, और उसमें कभी मिलेगा और कभी फिर लड़ेगा। हमारे विचार आपके साथ मिल गए तो वाह वाह, और नहीं मिले तो लड़ाई भी हो सकती है। तो ये हमारा जो व्यापार क्षेत्र है, हम जो अपना जो माया जाल में जो हम फंसे हुए, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस का मतलब कि वो बिजनेस नहीं। कभी कभी होते हैं ना कि कोई झूठ बोलता है, तो कोई कहता है कि बड़ा झूठ बोलने का तुम बिजनेस की करते हो का। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस का मतलब व्यापार का मतलब कि जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमारा व्यापार है। तो अपने भाव, अपने विचार और अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यापारों के माध्यम से हम किसी के साथ मिलते हैं, चाहे फिर लड़ते हैं, यही जो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी आपकी लड़ाई हो जाए तब भी जिंदगी जीना ही है, और हमारा आपका बहुत पटने लगे, प्रेम रहे, तभी आगे बढ़ना ही है। आगे तो जिंदगी जीना ही है सर, बढ़ना ही है, इसी का नाम जीना है और कुछ नहीं है। तो पहले ये इसको कहा कि जिंदगी मतलब पकड़िएगा, धरिएगा। यदि पहला चीज धर लेंगे हम लोग, तो आगे हम लोगों को समझना आसान हो जाएगा कि ये इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि जीना क्या है पहला, उसके बाद ये कहते हैं कि जगत क्या है। ये कहते हैं कि जगत क्या चीज है। जीना तो ये है, तो जगत क्या है। तो ये कहते हैं कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में, एक लाइन लिख दे रहा हूं, कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यापार होता है, व्यापार होता है, जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यापार होता है उसे जगत कहा जाता है। यही वो मायावी दुनिया, जिस अनंत, अनलिमिटेड इसके रूप है दुनिया के सर। तो जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र, रूप, जिस दुनिया के जिस माया में, जिस रूप में हम लोग फंसे हुए, किसी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है, दया लगता है, पाप मन में समा जाता है, किसी के प्रति अनैतिक विचार आ जाता है, या फिर किसी का अच्छा करने का मन कर देता है, अपना सब कुछ दाव लगा करके भी किसी का भला करना चाहते हैं। इन सब प्रकार का मन में जो आता है, तो यही ये जिस जिस क्षेत्र में ये हो, तो जिस अनंतात्मक क्षेत्र में यह व्यापार चल रहा है, हम लोगों का बिजनेस, कैसा बिजनेस, कैसा बिजनेस, ईटा भट्ठा के बिजनेस। अरे नहीं भाई, व्यापार का मतलब कि माने जो हम लोग कर रहे हैं वो सब व्यापार है। मोह माया ईर्ष्या क्रोध प्रेम वात्सल्य करुणा दया परोपकारिता, ये सब 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 जो हम कर रहे हैं ना,
हम रो रहे हैं। ये व्यापार है निश्चल बात के। इस संसार के चंगुल में फंस करके, किसी चीज से दुखी होकर के हम स्प्लेंडर प्लस खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद सके, हम रो रहे हैं बैठ के। ये क्या है? इस व्यापार क्षेत्र में वो हमें आकर्षित किया, वो स्प्लेंडर प्लस हम नहीं ले पाए, रो रहे हैं। तो ये रूपात्मक, ये अनंत रूपात्मक क्षेत्र है सर इस दुनिया का। तो ये जो अनंत रूपात्मक क्षेत्र में जो जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है, वही जो क्षेत्र है, वही तो जगत है, यही तो संसार है। क्या हो रहा है सर? कैसा बिजनेस हो रहा है, कैसा व्यापार हो रहा है? यह ना व्यापार हो रहा है का चीज के, भाव के, विचार के, नजर मत के। ये सब जो हम लोगों के साथ जो हो रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, या तो लड़ते हैं और या तो मिलते हैं। यही तो व्यापार हमारा चल रहा है। हम आपसे प्रेम करेंगे या तो आपसे लड़ बैठेंगे, दो में से एगो चीज कर रहे हैं। यही हमारा बिजनेस है। तो हम प्रेम कर रहे हैं या तो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये बिजनेस कहाँ होगा? जगत में होगा। तो दो चीज इन्होंने कहा कि जीना क्या है, जगत क्या है। इसके बाद एक और शब्द ये कहते हैं जिसका नाम है मुक्त हृदय। मुक्त हृदय का इन्होंने नाम लिया है। मुक्त हृदय क्या चीज होता है? तो ये कहते हैं कि जब जगत के उपर्युक्त व्यापार से क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। छुटकारा पा जाते हैं तो उसको मुक्त हृदय कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, वो मुक्त हृदय। और मुक्त हृदय की आवश्यकता कविता में क्यों पड़ेगी? पहले तो आप समझे कि जीना क्या है, दूसरा अपने माने जीवन जीना क्या है। तो भाव और विचार और व्यापार के साथ हम कभी लड़ते हैं तो कभी मिलते हैं, यही जीना कहलाता है। इसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और जगत क्या है? तो जिस व्यापार क्षेत्र में जो जो मतलब ऐसा अनंत रूपात्मक क्षेत्र जिसमें हम ऐसा काम कर रहे हैं, लड़ते झगड़ने वाला या मिलने वाला, इसी को हम लोग जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। और मुक्त हृदय किसको कहेंगे? जब हम क्या कर लेंगे कि जो उपर्युक्त बिजनेस है, उपर्युक्त बिजनेस मतलब लड़ना और मिलना, मतलब यही वाला से यदि हम छुटकारा पा लेते हैं, मतलब न तो हमको आपसे बैर है और न हम आपके मोह माया प्रेम में फंसने वाले हैं, तब ऐसे क्षेत्र में, तब ऐसे व्यक्ति को आप मानिएगा कि ये मुक्त हृदय वाला है। नहीं समझ रहे बात के? न तो किसी से लड़ाई करनी है और न तो उसके मोह में, दया ये में, चंगुल में फंसना है। समझ रहे हो कि नहीं? न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव। साउथ में उसको परवलय की स्थिति कहा जाता है। जब आपको कोई दो डंडा लगाए तभी आप वैसे ही देख रहे हैं, कहीं कुछ आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपके लिए कुछ बुरा भी करना चाह रहा है, गाली भी दे रहा है, तभी आप कुछ नहीं उसको कह रहे हैं। और जब आपको जो है आपके लिए सोना दे रहा है, सोना बरसा रहा है, तभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कि वो परवलय की स्थिति में चला गया है। मतलब कि संसार से उसको लेना देना ही नहीं। तो ये मुक्त हृदय किसको कहेंगे? जब जगत के उपर्युक्त माने कौन सा व्यापार मतलब यही लड़ना झगड़ना मिलना जुलना प्रेम करना, समझ के ना, किसी से ईर्ष्या करना, माने पॉजिटिव निगेटिव दोनों कांड करना, प्रेम करना, ये भी कहीं ना कहीं कांडे को हो गया, क्योंकि इस मोह माया जाल में फंस रहे हैं हम लोग। या फिर किसी से ईर्ष्या रखना, क्रोध करना, ये सब भी कहीं ना कहीं फालतू ये चीज है। तो ये दोनों से यदि छुटकारा पा गए तो आप मुक्त हृदय वाले व्यक्ति हो गए। समझे? यहां तक समझे? अब एक लाइन और समझ लीजिएगा। तो अब कहता है कि एगो ज्ञान दशा होता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब एगो होता है रस दशा। अब ये ज्ञान दशा और रस दशा क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि ये समझ लीजिएगा तो मामला सब आपका समझ में आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि ज्ञान दशा का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारी आत्मा है, तो आत्मा की जो मुक्त अवस्था है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ज्ञान दशा कहेंगे। ज्ञान का संबंध आत्मा की मुक्त अवस्था से है, जबकि रस दशा का संबंध जो है हृदय की मुक्ता
अवस्था से। अब ये दोनों में अंतर समझिएगा। यदि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, दुनिया को आप समझ गए कि इस दुनिया में मोह माया है और कुछ नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, एक दिन खाली यहाँ जाना है, XYZ, इस तरीके का आपको समझ में आ जाता है अल्टीमेटली जो सत्य है, तो ये ज्ञान की दशा में आप आत्मा की क्या करिएगा कि आप ये तब होगा जब 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 ये ज्ञान की दशा में आप तब पहुंचते हैं जब आपका जो है वो आपकी आत्मा जो है वो हर एक चीजों से तृप्त हो जाती है। तो आत्मा की मुक्त अवस्था मतलब आत्मा एकदम स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में और नहीं अभाव में, उसको कोई लेना देना नहीं। आत्मा एकदम फ्री है, वो आप हृदय से ऐसे व्यक्ति हो गए हैं अखड़ एकदम, किसी से कुछ लेना ही देना नहीं, आपको कोई डिगा नहीं सकता है, ना आपको पैसा धन दौलत लोभ प्रेम क्रोध इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। तो यदि इस तरीके से यदि आप ज्ञानी हो जाते हैं तो ये आपका आत्मा की मुक्त अवस्था कहलाती है। यानी आत्मा की मुक्त अवस्था बराबर ज्ञान का दशा है। लेकिन ये हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा। ध्यान समझिएगा, यदि आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है तो आप ज्ञानी कहलाइएगा। आपको आपको अंदर से कि आप जो इंसान हैं आपको दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है, तब आपको जो है आपको ज्ञान आपका इतना बढ़ गया है तो आपका ये आत्मा का मुक्त अवस्था कहलाएगा। लेकिन यदि आप हृदय से आप किसी चीज को मुक्त रख लेते हैं, मतलब आपका हृदय जो है वो आपको लोभ लालच ईर्ष्या से बड़ा परे चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल पर चला जाता है, आप दिल से ऊपर उठ जाते हैं, तो इसमें आपको मजा आएगा। इसमें आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आप रसानुभूति करेंगे, आप रस की दशा में जाइएगा। मतलब आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा तब जब आपका हृदय मुक्त हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात के? यदि आपकी आत्मा मुक्त होगी तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, लेकिन यदि हृदय का सवाल है तो आपको रस मिलेगा। माने दिल आपका माने ऐसा हो गया है कि तो आपको क्या मिलेगा? आपको रस मिलेगा। हेलो, हाँ क्लासे तो है, 5 मिनट में छोड़ने वाले हैं। हाँ छोड़ के फोन करते हैं आपको, ठीक है? तो ए भाई, आपको याद तो रखना है तो रख लीजिए ना। ज्ञान दशा किसको कहेंगे? ज्ञान दशा उसको कहेंगे जब आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। आपकी आत्मा क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। लेकिन आत्मा से आप मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए, तो आप बहुत ज्ञानी कहलाइएगा। लेकिन हृदय से आप मुक्त हो जाइएगा तो आप रस दशा में पहुंच जाइएगा। मतलब आप बहुत ही आनंद का संचार अपने अंदर आप करवा पाइएगा। यानी हृदय का संबंध किससे है? रस से। नहीं समझ रहे बात की? बात समझने का प्रयास करिएगा, अब समझिएगा। अब ही कहते हैं कि कविता क्या है। अब कहते हैं कि जब इतना समझिए गए हो तो अब जान जाओ कि कविता क्या है। फिर अब जान जाओ कि कविता क्या है, अब समझ लेना होगा कि कविता क्या है। और अल्टीमेटली यही समझा रहे थे, जीना जगत हृदय मुक्त। हृदय क्या कहेंगे? ज्ञान दशा क्या कहेंगे? और रस दशा की कविता क्या है, अब आप समझ लीजिए। तो ये कहते हैं, एक लाइन में लिख दे रहा हूं कि हृदय हृदय की उपर्युक्त उपर्युक्त मुक्ति मुक्ति की साधना हेतु, ध्यान समझिएगा, मनुष्य मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसी को कविता कहा जाता है। अब तो कैसा आदमी है रामचंद्र शुक्ला, आप यदि इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। अब जरा सा भी आप सोचिएगा कि वो हम कुछ कर लेते नहीं, सुन न्यूजो सुन लेते हैं, अभी बकर बकर कर रहे हैं तनी इनको भी सुन लेते हैं, तो आप फिर मजाक कर रहे हैं। फिर आपको झारखंड टेट देना चाहिए, फिर आपको पीजीटी नहीं देना चाहिए, वो भी हिंदी विषय से। आप इतिहास पढ़ सकते, हिंदी तो नहीं पढ़ सकते। हिंदी में सिलसिला है, हिंदी में सिलसिलेवार है, और बहुत रस है सर, रस। रस उसी को वो चाट सकता है
इस रस को महसूस कर सकता है जो सिलसिलेवार चीजों को सुन रहा है, समझ रहा है। नहीं तो आधा अधूरा में मजा नहीं आएगा सर। हमने आपको जीना बताया, हमने आपको जगत बताया, हमने आपको हृदय की मुक्तावस्था बताई, हमने आपको ज्ञान का दशा बताया, हमने आपको जो है सो रस का दशा बताया। अब आज हम बता रहे हैं कि कविता क्या है। तो ये कह रहे हैं कि हृदय की जो उपर्युक्त मुक्ति की जो साधना आप जो देख रहे हैं, अब देखिएगा हृदय की मुक्ति कैसे होती है, मुक्तावस्था क्या है, आपका मुक्त हृदय कैसे होता है, जब आप व्यापार से छुटकारा पा लेते हैं। मतलब लड़ना झगड़ना, मारना मारना मिलना, जो ये सबसे आप थोड़ा ऊपर हो गए सर, थोड़ा ऊपर लेवल का सोच रखते हैं। यानी हृदय की उपर्युक्त जो मुक्ति की साधना है, वो उसके उसके लिए क्या है कि मनुष्य की, हाँ, हृदय की उपर्युक्त मुक्ति की साधना। अब देखिएगा मुक्ति की साधना क्या है सर, देखिएगा हृदय की मुक्ति कहाँ है, हृदय की मुक्ति कहाँ है, तो हृदय की जो मुक्ति है वो क्या है, जब आप जगत से छुटकारा पाइएगा। और जब जगत से छुटकारा पाने के लिए, अरे हृदय की मुक्ति की साधना, साधना कैसे, साधना का मतलब कि ऐसा तरीका लगाइए, ऐसा जुगाड़ करिए जिससे आपका हृदय मुक्त हो जाए। यानी इस जगत का जो जो झंझट है उसे छुटकारा पा जाए कुछ ही देर के लिए, कुछ ही देर के लिए। लेकिन आप ये सब भूल जाइए, जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा दुनियादारी पीजीटी टीजीटी झारखंड टेट भूल जाइए। कैसे, हृदय की मुक्तावस्था से भूल सकते हैं। हृदय की मुक्तावस्था क्या है सर, तो हृदय की मुक्तावस्था है जब जगत की उपर्युक्त व्यापार से छुटकारा। और उपर्युक्त व्यापार क्या है, मिलना और लड़ना, कहां से, भाव विचार से। तो यहां पर क्या है सर कि हृदय की मुक्त अवस्था का मतलब है कि जब हम जगत की उपर्युक्त व्यापार से छुटकारा पा लेते हैं, मतलब कि हम लड़ाई झगड़ा फलना ढेकना से हम मुक्त हो गए, तो ये हमारी हृदय की मुक्ता अवस्था है। हमारा हृदय फ्री हो गया, हमारा दिल का, नहीं कोई कहता है दिल का बोझ उतर गया। तो आप आल जाल चीजों से आप एकदम हट गए हैं, तो आप हृदय का आपका जो है सो ये आपका मुक्त हो गया है। और इसी हृदय को मुक्त करने के लिए, अपने हृदय को मुक्त 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 अवस्था में पहुंचाने हेतु जो हम विधान करते हैं, जो हम साधना करते हैं, किससे, किसके माध्यम से, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है। हम कहते हैं कि भाई हमारा हृदय को मुक्त करा दीजिए, कैसे, जब आप एक बहुत ही सुंदर कविता का पाठ करेंगे। मतलब आज के डेट में तो कविता कोई सुनना नहीं चाहता, उसी को लयबद्ध करके गाना सुनना चाहता है। तो हृदय आपका मुक्त कब होगा, जब जब मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, मनुष्य की वाणी, वाणी बोले वाला शब्द विधान, बहुत अच्छा कविता का पाठ कर रहा है, मतलब लयबद्ध करके एकदम हिला दिया एकदम जो है सो। कोई कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, सुने हैं, वो व्यक्ति हिला दिया पूरे भारतवर्ष को। दिल्ली सरकार में मंत्री भी बना। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप कमेंट कर सकते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, सुने हैं ये, नहीं सुने हैं, किसका है ये, एक बार लिख दीजिए यदि किसी को आता है, यहाँ तो हिंदी आपका विषय है। ये किसका है, ये किसकी कविता है, ये इस कविता को किसने फेमस किया, या इस कविता से कौन फेमस हो गया भारत में, कुमार विश्वास। गुड, बहुत बढ़िया। कुमार विश्वास का जब ये वो पढ़ते हैं तो कितना सुंदर लगता है, मजा आ जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हृदय की उपर्युक्त मुक्ति की साधना हेतु मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है जी, हाँ, तो कितना बढ़िया बात हो गया। हृदय की उपर्युक्त मुक्ति की साधना हेतु, हृदय की उपर्युक्त मैंने ऊपर जो लिखे हैं, या सिर्फ आप ऐसे ही सोचिए, उपर्युक्त को हटा दीजिए, हृदय की मुक्ति के लिए साधना हेतु जो मनुष्य जो वाणी का विधान करता है, मतलब जो गाता है बोलता है, वही कविता है। तो कविता का मेन उद्देश्य क्या हुआ, हृदय की शुद्धि और हृदय का को मुक्त करना, मतलब बोझ हल्का करना। मतलब आप कविता सुन रहे हैं तो बस मजा लीजिए, बस दुनियादारी भूल जाइए। तो ये कविता है सर रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग, बहुत पवित्र बात कहते हैं कविता के बारे में। उन्होंने बहुत ही पवित्रता के साथ कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। बात समझने के लिए, समझने समझने का फेर है, नहीं समझिएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो ऐसे लिख दिए हैं बस हो गया।
लेकिन उसको समझने का प्रयास करिएगा। बताइए, हमारा जो हृदय है उसको मुक्त कर सकती है कविता, और वो मनुष्य जिस वाणी का जो है वो क्या करता है, विधान करता है। तो इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से ये कविता हो गया सर। अब आज के डेट में, अब आज इतना ही रखा जाए कि और कुछ रखा जाए जो है सो, कविता और क्या करती है, कविता और क्या, एक और पढ़िएगा, छोड़ दिया जाए, 5 मिनट और पढ़ लीजिए, इस स्लाइड को खत्म कर दे, 5 मिनट और रुक जाइएगा, 5 मिनट और रुक जाइएगा, क्योंकि वो कविता पर अभी पहुंच गए हैं कि कविता क्या है। वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, कविता और क्या करती है, कविता से आउ कौची हो जाएगा, क्या हो जाएगा कविता से। वो कहते हैं कि कविता से और क्या हो सकता है। तो ये पहले तो ये लिख देना जरूरी है कि कविता का संबंध जो है वो भाव योग से बहुत भयंकर है, हमने आपको बताया भी है। और आपको जो है भाव योग तब होगा जब उपर्युक्त साधना को ही भाव योग भी शुक्ल ने कहा है, शुक्ल ने कहा है। अब ये भाव योग मतलब ये कविता जो है वो कुछ नहीं है, भाव योग है, जो दिल से जो निकल गया वो दिल को ही शुद्ध करेगा, दिल को ही मुक्त करेगा। हृदय से कविता का कोई पाठ करेगा, यानी भावना का संचार करेगा, वो आप तक पहुंचाएगा और आप क्या करेंगे। तो ये भाव योग है, कविता और कुछ नहीं है, भाव योग है। जब आपको भक्ति करनी होती है भगवान की, तो आप भजन के माध्यम से क्या करते हैं, वो आप भजन कर रहे हैं। तो ये क्या है, भजन क्या है। मैंने देखा है, एक मेरा दोस्त था तो भजन गाता था, है ना। तो अब आज के डेट में भी आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी लोग हैं, और हमको भी विश्वास कम होता था। हम थे बनारस में, तो एक मेरा दोस्त था, मेरे रूम में एक दिन भजन गाते हुए वो रो रहा था। मैंने उसको लाइट जलाया तो देख रहे रो रहा था, है ना, वो भजन गा रहा था। तो आज के डेट में जहाँ युवा जो है वो मोबाइल और ये टिकटॉक और क्या फेसबुक और क्या व्हाट्सएप में व्यस्त और मस्त रहता है, और एक दूसरे से बातचीत में, तो भजन गा करके रो रहा था। बात समझिए। तो वो हमने कहा कि ये क्या है भाई, ये क्या चीज है। तो उसने कहा कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये भक्ति है, भक्ति, ये भक्ति है। वो हम भगवान तक पहुंच रहे हैं जो आप जिंदगी में नहीं समझ सकते हैं। हम बोले हो सकता है ऐसा। तो ये बात आप समझिए, ये भावना है सर। कोई गाते गाते रोने लगता है, कोई और कुछ करने लगता है, तो ये भाव योग है सर। कविता और क्या करती है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि कविता और क्या करती है, कविता और क्या करती है, कविता और क्या करती है। तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, चूंकि अब लास्ट चल रहा है, नहीं तो गड़बड़ाएगा। कविता हमें स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल से निकाल करके, या मंडल से उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कविता क्या करती है सर, तो हमें स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल से, ध्यान से समझिएगा। वो कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की कविता में कितनी क्षमता है, कविता और क्या कर सकती है। तो कहते हैं कि जो हम इस लटर पटर के दुनिया में रहते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, तो ये जो स्वार्थ संबंध की जो संकुचित मंडल है, एक जो हमारा जो मायावी दुनिया है, क्या कहते हैं सर, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल, ये आप समझिए, एक प्रकार से हमने स्वार्थ संबंधों का उचित मंडल, स्वार्थ संबंधों का संकुचित मंडल। तो स्वार्थ संबंधों का संकुचित मंडल जो हम लोगों का है, मंडल मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जाल, एक प्रकार से एक घेरा कह सकते हैं। जो हमको आपसे बहुत लगाव है, हमको आपसे छोड़ दीजिए। आपके घर परिवार में किसी को किसी से लगाव होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, बात समझ लीजिए। सबको, आपके दोस्तों को, किसी को कुछ न कुछ आपसे बेनिफिट है और आपको उससे है। तो आप ये संबंध का जाल बनाए हुए हैं,
तो ये स्वार्थ संबंधों का एक संकुचित मंडल है सर, जो हम उसी में ओढ़ करके और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमारी पूर्ति उससे हो जा रही है, उसकी पूर्ति मेरे से हो रही है। तो उस स्वार्थ संबंधों का एक क्या है सर, संकुचित मंडल है। और उससे ऊपर उठा करके लोक सामान्य, ध्यान समझिएगा, उससे लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जा करके पटकता है हमको। सामान्य दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, हम स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं कविता के माध्यम से, और हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं कि ये दुनियादारी क्या है, ये दुनियादारी नहीं, ये दुनिया क्या है। और हम एकदम स्वार्थ लेस हो जाते हैं। हमको जरा सा भी स्वार्थ में कोई, अब स्वार्थ रहित हो जाते हैं, वो स्वार्थ रहित होकर के सोचने लगते हैं। देशभक्ति का भाव तभी क्रिएट होगा जब एक जबरदस्त कविता मन में बजी, गुंजी। 15 अगस्त को यदि शांत शांत रहता है तो जरा सा भी कुछ फील नहीं अंदर से आता है। लेकिन 15 अगस्त को, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, आंख में भर लो पानी खून जो भी हो, जब अंतिम सांस था तो क्या क्या किए, है ना, एक एक ने 10-10 को मारा, फिर गिर गए मूर्छा के, फिर मैं चलता हूं, अब मेरे वतन को रखना। ये ऐसे करके, मतलब क्या है वो बार बार दिन भर आप 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वही सुनते हैं। तो वो जो एक मन में वो फीलिंग पैदा करता है, तो आपको क्या करता है, वो जो आपका जो स्वार्थ है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है, और आपको क्या करता है कि जो लोक सामान्य की जो भाव भूमि है वहां पर ले जा करके आपको उठा करके बैठा देता है। तो ये एक आपको कविता का जो है सो बेनिफिट होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी प्रकार से है जो है सो। अब आज के लिए आपको क्या करते हैं कि इतना ही पर छोड़ देते हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए कि लगभग कविता क्या है ये हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। सभ्यता का आवरण और तमाम चीज जो है सो 4-5 चीज नेक्स्ट, 4-5 टॉपिक इसमें से जो है नेक्स्ट डे इसका क्या कर देंगे, चर्चा कर लेंगे। और टेस्ट भी आप लोगों का जल्दी होने वाला है, टेस्ट भी लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सो इसको जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको एकदम आप चट करते जाइए, ठीक है। क्या है, लोग क्लास क्लास करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। यदि लोग रास्ता नापने के लिए यदि आवे, है ना, और 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाया जाए या सवा घंटा 1 घंटा, तो रोजे पढ़ाया जाए तो उससे ककाव मने हो जाएगा, है ना। हम 1 घंटा रोज नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाने बैठेंगे तो हम 1 घंटा में हमारा बात नहीं खत्म होगा। हमको बहुत ज्यादा टाइम ले करके आपका बड़ा विधिवत, खाए चाहे भाड़ में जाए खाना पीना, पहले हम अब पढ़ेबे करब, तो वो चीज होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा, जैसे आध दिन ना भी पढ़ाए तो कोई टेंशन नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे ना दम भर। कहेगा आप घंटा जोड़िएगा तो आपको बाकी से ज्यादा पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे समझ। तो अकबकाना नहीं है, समझ गए, अकबकाना नहीं है। बहरहाल प्रयास मेरा रहेगा कि आउ क्लास बढ़े, आउ क्लास बढ़े, जितना आप पचा सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों को पीजीटी में सेलेक्ट होना है। पीजीटी आप नौकरी ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो है सो सभी को, कोई एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इतना मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, दिल दिमाग से। तो इसलिए जो है आपको पीजीटी में सेलेक्ट होना है, हल्के में नहीं लेना है क्लास को, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट भी भेजने की आवश्यकता तो विशेष है नहीं, आप उतारिए लिए होंगे, इसमें से उतार लीजिएगा। आज की क्लास को खत्म करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास आपका कुछ दिन गैप हुआ था, अब आपका और कंटिन्यू अब होते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।